जय हिंद साथियों, आप सभी का ब्रह्मोस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने फिर से 25 से 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं। साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूं। सारे प्रीवियस ईयर निकाल कर लाया हूं। आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए, आरआरबी ग्रुप डी में आए हुए, आरआरबी जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, साइंस के जो क्वेश्चन जहाँ आया हुआ है वहाँ से निकाल कर लाया हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो बार बार पूछे जाते हैं। तो भाइयों, चलते हैं क्वेश्चनों पे, बात करते हैं आज के टॉपिक पर। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, आज तारीख है भाइयों, आज की क्लास है आपके सामने, मेरी छठी क्लास होने वाली है आज। पहला क्वेश्चन है भाइयों आपका, ऑस्ट्रियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सभी बताना। ऑस्ट्रियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो साथियों बताना, ऑस्ट्रियोलॉजी में ध्यान रखना दोस्तों, हड्डियों का, जहाँ जहाँ आपको ऑस्ट्रियो मिल जाए वहाँ हड्डी होती है। ऑस्ट्रियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन होता है। ऑस्ट्रियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी किसे कहते हैं। तो बताना दोस्तों, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी किसे कहते हैं दोस्तों। तो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहते हैं मैंडिबल हड्डी को। मैंडिबल हड्डी को कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जी कहाँ पे पाई जाती है मैंडिबल हड्डी। तो मैंडिबल हड्डी पाई जाती है जो जबड़े में पाई जाती है। ये मैंडिबल हड्डी जबड़े में पाई जाती है। मैंडिबल हड्डी जबड़े में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कहाँ पर पाई जाती है। शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है। तो अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है। तो बताइए दोस्तों, शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये होती है स्टेपेडियस। ये होती है स्टेपेडियस। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो वो होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। स्टेपीज हड्डी कहाँ पर पाई जाती है। तो स्टेपीज हड्डी पाई जाती है कान में, मध्य कान में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। तो नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है दोस्तों, ध्यान रखना, नेफ्रोलॉजी में किडनी का अध्ययन होता है। नेफ्रोलॉजी में किडनी का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं भाई दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, सुंदरता की हड्डी किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सुंदरता की हड्डी किसे कहते हैं। सुंदरता की हड्डी किसे कहते हैं। बताइए दोस्तों, सुंदरता की हड्डी। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक क्लेविकल बोन को कहते हैं। जे क्लेविकल बोन को कहते हैं। क्लेविकल बोन कहाँ पे पाई जाती है। तो जे क्लेविकल बोन, जे आपको दिख रही होगी, जे वाली हड्डी होती है क्लेविकल। इसे कॉलर बोन भी कहते हैं।
कॉलर बोन भी कहते हैं, कॉलर बोन भी कहते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं भाइयों, एक्स किरणों की खोज किसने की। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्स किरणों की खोज किसने की। अगला क्वेश्चन लिख देता हूं, एक्स किरणों की खोज, एक्स किरणों की खोज, एक्स किरणों की खोज किसने की, बताइए दोस्तों। एक्स किरणों की खोज किसने की, तो बताओ दोस्तों। एक्स किरणों की खोज विल्हेम रॉन्टेजन ने की। एक्स किरणों की खोज विल्हेम रॉन्टेजन ने की, विल्हेम रॉन्टेजन ने की। ध्यान रखना दोस्तों, सारे प्रीवियस ईयर निकाल कर लाया हूँ क्वेश्चन। एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, सीजीएल, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, आरपीएफ के सारे क्वेश्चन निकाल कर लाया हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, मानव का वैज्ञानिक नाम कौन सा है। मानव का वैज्ञानिक नाम, मानव का वैज्ञानिक नाम बताइए दोस्तों। मानव का वैज्ञानिक नाम बताइए दोस्तों। तो मानव का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, बोर्ड भर चुका है, मैं रब कर देता हूं, फिर अगले क्वेश्चनों पर चलते हैं। भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भाई नया आया है, मैं ताकि डेली आपके सामने साइंस के बनना में क्वेश्चन लेकर आता हूं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। सांप का वैज्ञानिक नाम कौन सा होता है। अगला क्वेश्चन है, सांप का वैज्ञानिक नाम कौन सा होता है। सांप का वैज्ञानिक नाम बताइए दोस्तों। सांप का वैज्ञानिक नाम कौन सा होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों। सांप का वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछे तो सांप का वैज्ञानिक नाम होता है नाजा नाजा, नाजा नाजा, नाजा नाजा। अगर सांप का आपसे वैज्ञानिक नाम पूछे तो सांप का वैज्ञानिक नाम होता है नाजा नाजा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक यौगिक कौन सा होता है। गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक यौगिक कौन सा होता है, लिख देता हूं भाई, फिर बताना आप। गुर्दे की पथरी का, गुर्दे की पथरी का सर्वाधिक निर्माण, गुर्दे की पथरी का सर्वाधिक, गुर्दे की पथरी का सर्वाधिक, गुर्दे की पथरी का सर्वाधिक निर्माण करने वाला सर्वाधिक यौगिक कौन सा होता है। निर्माण करने वाला, निर्माण करने वाला सर्वाधिक यौगिक कौन सा होता है, सर्वाधिक यौगिक कौन सा होता है, सर्वाधिक यौगिक कौन सा होता है, बताइए दोस्तों। गुर्दे की पथरी का सर्वाधिक निर्माण करने वाला सर्वाधिक यौगिक कौन सा होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों। ये अगर आपसे पूछे उसका मतलब ये है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि किडनी सबसे ज़्यादा किससे उभरती है, किडनी सबसे ज़्यादा किससे उभरती है। तो किडनी सबसे दोस्तों सॉरी, पथरी सर्वाधिक किससे उभरती है, तो पथरी किससे उभरती है सर्वाधिक, तो ध्यान रखना दोस्तों, एक कैल्शियम से उभरती है। ये कैल्शियम से उभरती है, कैल्शियम से उभरती है जी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है ओनेरियोलॉजी में, ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो जो आप देखते हो सपना,
सपना का अध्ययन किया जाता है। ओनेरियोलॉजी में सपने का अध्ययन होता है। ओनेरियोलॉजी में सपने का अध्ययन होता है। सपने का अध्ययन होता है। ओनेरियोलॉजी में सपने का अध्ययन होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, आलू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आलू का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? आलू का वैज्ञानिक नाम बताइए दोस्तों। अगर आपसे आलू का वैज्ञानिक नाम पूछता है तो आलू का वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। अगर आपसे आलू का वैज्ञानिक नाम पूछता है तो ये होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। अगर आपसे आलू का वैज्ञानिक नाम पूछता है तो सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, फास्फोरस की खोज किसने की? अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। फास्फोरस की खोज किसने की? बताइए दोस्तों। अगले क्वेश्चन है आपका, फास्फोरस की खोज किसने की? तो बताइए दोस्तों। अगर आपसे पूछे फास्फोरस की खोज पूछे आपसे तो ये की थी हेनिंग ब्रांड ने। अगर आपसे पूछे फास्फोरस की खोज किसने की तो ये हेनिंग ब्रांड ने की। और अगर आपसे पूछे आलू का वैज्ञानिक नाम कौन सा होता है तो ये होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। अगर आपसे पूछे ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है तो ओनेरियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन होता है। अगर आपसे पूछे गुर्दे की पथरी का सर्वाधिक निर्माण करने वाला सर्वाधिक यौगिक कौन सा होता है तो ध्यान रखना दोस्तों, ये कैल्शियम होता है। अगर आपसे पूछे सांप का वैज्ञानिक नाम कौन सा होता है तो सांप का वैज्ञानिक नाम नाजा होता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? अगला क्वेश्चन है, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। अगर आपसे ये पूछे किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है तो दोस्तों ये ध्यान रखना, ये गामा किरण की होती है। ये गामा किरण की होती है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं आपके सामने। अगर आपसे पूछे सांपों का अध्ययन अगर सांपों के अध्ययन पूछे तो ये और ध्यान रखना भाई, ओफियोलॉजी में होता है ये। अगर आपसे पूछे सांपों का अध्ययन किस में होता है तो सांपों का अध्ययन होता है ओफियोलॉजी में। अगर आपसे पूछे सांप का वैज्ञानिक नाम कौन सा होता है तो सांप का वैज्ञानिक नाम होता है भाइयों नाजा। अगर आपसे पूछे गुर्दे की पथरी का सर्वाधिक निर्माण करने वाला यौगिक कौन सा होता है तो ये होता है दोस्तों, जो कैल्शियम के कारण सबसे ज्यादा उभरती है जी क्यों पथरी। अगर आपसे पूछे ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है तो दोस्तों ध्यान रखना, ओनेरियोलॉजी में सपने का अध्ययन होता है। अगर आपसे पूछे आलू का वैज्ञानिक नाम कौन सा होता है, आलू का वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। अगर आपसे पूछे फास्फोरस की खोज किसने की, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये हेनिंग ब्रांड ने की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती? मतलब इसका मतलब है ये भेदन क्षमता सबसे कम होती है। तो भेदन क्षमता सबसे कम होती है ये गामा किरण की होती। रब कर देता हूं। अगले क्वेश्चनों पर चलते हैं दोस्तों। भाइयों कम समय में मस्त कंटेंट देता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। अगले क्वेश्चनों पर चलते हैं भाइयों। अगला क्वेश्चन है आपका,
क्रेब्स चक्र की खोज किसने की और कब की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रेब्स चक्र की खोज किसने की। दोस्तों बताइए, अगर आपसे पूछे क्रेब्स चक्र की खोज किसने की तो जे हैंस क्रेब ने की, जे की हैंस क्रेब ने। अगर आपसे पूछे कब की दोस्तों तो ध्यान रखना, क्रेब्स चक्र की खोज कब की, ये कब की, ये कब की, तो ध्यान रखना दोस्तों ये 1937 में की, ये 1937 में की। अगले क्वेश्चनों पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो ये ध्यान रखना, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछे खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए ताकि ये खराब ना हो इसलिए इसका प्रयोग किस में करते हैं तो ये सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं, खाद्य खराब ना हो ताकि। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाइयों आपका, अगला क्वेश्चन है जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादित किया। मैं करा चुका हूं भाइयों ये क्वेश्चन आपको। जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो जो जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादित किया, जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादित किया दोस्तों। तो ध्यान रखना, ये जड़त्व का नियम आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। न्यूटन के 3 नियम होते हैं। न्यूटन का थर्ड नियम को क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से जानते हैं और न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन है भाइयों आपका, अगला क्वेश्चन है टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। बताइए दोस्तों, टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है दोस्तों। तो बताओ टॉक्सिकोलॉजी में, अगर आपसे पूछे टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें जहर का अध्ययन होता है। जहर का अध्ययन होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाता है। बताओ दोस्तों, द्रव से गैस में बदलना क्या, अगर द्रव है पानी है गैस बन गया तो क्या कहलाएगा दोस्तों। नाम से शो हो जाता है, ये बाष्पीकरण कहलाता है। जी बाष्पीकरण कहलाता है। अगर आपसे पूछे गैस से द्रव में बदलना, तो ये क्या कहलाता है, गैस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है दोस्तों। ये कहलाता है गैस से द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। ये संघनन कहलाता है। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ दोस्तों। क्रेब्स चक्र की खोज किसने की, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये हैंस क्रेब ने की। अगर आपसे पूछे क्रेब्स चक्र की खोज कब की, तो 1937 में की। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो ये सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम किसने दिया था, तो जड़त्व का नियम जी आइजैक न्यूटन ने दिया था। आइजैक न्यूटन के 3 नियम है। पहला नियम जड़त्व का नियम होता है, जो गाड़ी रुकने पर आगे को होना पीछे को होना, ये इसके उदाहरण होते हैं। और न्यूटन का थर्ड नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसका उदाहरण होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का उदाहरण है, अगर आप नाव से उतर रहे तो पीछे को बल लगेगा तो नाव भी पीछे को ढकल जाएगी। आप अगर धरती पर लग रहे तो धरती आपसे पीछे को ढकल ले रही तो आप आगे को जा रहे हैं। अगर रॉकेट है, रॉकेट पहले
धरती में ताकत लगाए फिर डायरेक्ट ऊपर जाएगा। अगला क्वेश्चन है टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो टॉक्सिकोलॉजी में जहर का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन है द्रव से गैस बदलना क्या कहलाता है? तो द्रव से गैस बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। अगर आपसे पूछे गैस से द्रव बदलना क्या कहलाता है? तो ये संघनन कहलाता है। रब कर देता हूँ आयु। भाइयों वीडियो को लाइक कर देना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका रिकेट्स बीमारी किसकी कमी से होता है? रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? बताइए दोस्तों। तो रिकेट्स रोग, ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। ये विटामिन डी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका तरल मोजेक मॉडल किसने दिया? अगला क्वेश्चन है आपका तरल मोजेक मॉडल किसने दिया? बताइए दोस्तों। अगर आपसे पूछे तरल मोजेक मॉडल किसने दिया तो ये ध्यान रखना, ये दिया था किसने? ध्यान रखना दोस्तों, तरल मोजेक मॉडल दिया था किसने? ये दिया था सिंगर और निकोलसन ने। सिंगर और निकोलसन ने दिया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कोशिका है अपनी जो कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? अगला क्वेश्चन है आपका कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? बताइए दोस्तों, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? अगर आपसे पूछता है कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है तो राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं दोस्तों? तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं तो ये केंद्रक को कहते हैं। अगर आपसे पूछे केंद्रक की खोज किसने की तो ध्यान रखना दोस्तों, मैं पढ़ा चुका हूँ एक क्वेश्चन। अगर आपसे पूछे केंद्रक की खोज किसने की तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने की। अगर आपसे पूछे कब की तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये 1831 ईस्वी में की थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन होता है? अगला क्वेश्चन है आपका रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन होता है? रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन होता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, रक्त का थक्का जमाने के लिए फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है। अगर आपसे पूछे, अगला क्वेश्चन है आपका जो कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों को गिना जाता है? कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों को गिना जाता है? अगला क्वेश्चन है कोशिका विभाजन की किस
शाखा में कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों को गिना जाता है। गुणसूत्रों को गिना जाता है। तो बताइए दोस्तों, अगर आपसे पूछे कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों को गिना जाता है, तो ध्यान रखना, ये गुणसूत्रों को गिना जाता है मेटाफेज अवस्था में गिना जाता है। मेटाफेज अवस्था में गिना जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। रक्त वाहिकाओं के अंदर खून का थक्का जमने से कौन रोकता है? अगला क्वेश्चन है, रक्त वाहिकाओं के अंदर रक्त का थक्का जमने से कौन रोकता है? रक्त का थक्का जमने से कौन रोकता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, जे हेपेरिन नामक प्रोटीन रोकता है। हेपेरिन नामक। अगर आपसे पूछे कि जमाता कौन है, रक्त का थक्का जमाने के लिए सहायक कौन होता है, तो ये फाइब्रिन होना है। अगर आपसे पूछे रक्त वाहिकाओं के अंदर रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा होता है, तो ये रक्त का थक्का जमना जाए हमारे शरीर में, इसलिए ये हेपेरिन प्रोटीन होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, रोगों से लड़ने की क्षमता किसमें होती है? रोगों से लड़ने की क्षमता किसमें होती है? रोगों से लड़ने की क्षमता किसमें होती है? अगर आपसे पूछे तो जे डब्ल्यूबीसी में होती है। जे डब्ल्यूबीसी में होती है। अगर आपसे पूछे रिकेट्स रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। अगर आपसे पूछे तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया, तो जिस सिंगर और निकोलसन ने दिया। अगर आपसे पूछे कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? कोशिका का नियंत्रण केंद्र केंद्रक को कहते हैं। अगर आपसे पूछे केंद्रक की खोज कब हुई, तो 1831 ईस्वी में हुई। केंद्रक की खोज किसने की, तो जे रॉबर्ट ब्राउन ने की। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन होता है, तो जे रक्त का थक्का जमाने के लिए पूछे तो ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है। अगर आपसे पूछे कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों को गिना जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये मेटाफेज अवस्था में गिना जाता है। अगर आपसे पूछे रक्त वाहिकाओं के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकने के लिए कौन सी प्रोटीन होती है, तो ये हेपेरिन नामक प्रोटीन होती है। अगला क्वेश्चन है, रोगों से लड़ने की क्षमता किसमें होती है, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये प्लेटलेट नहीं लगा देना, रोगों से लड़ने की क्षमता डब्ल्यूबीसी में होती है। अगला क्वेश्चन है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक कौन पहुंचाता है? पहले इसे रब कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक कौन पहुंचाता है? रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक कौन पहुंचाता है? बताइए दोस्तों, रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक कौन पहुंचाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये धमनी पहुंचाती है।
ये धमनी पहुंचाती है, ये धमनी का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिरक्षा ग्रंथि किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है प्रतिरक्षा ग्रंथि, प्रतिरक्षा ग्रंथि किसे कहते हैं। प्रतिरक्षा ग्रंथि किसे कहते हैं दोस्तों, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये प्रतिरक्षा ग्रंथि थाइमस ग्रंथि को कहते हैं, थाइमस ग्रंथि को कहते हैं। प्रतिरक्षा ग्रंथि ये थाइमस ग्रंथि को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आयोडीन युक्त हार्मोन किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आयोडीन युक्त हार्मोन किसे कहते हैं दोस्तों, बताइए। आयोडीन युक्त हार्मोन किसे कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, आयोडीन युक्त हार्मोन किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये थायरोक्सिन को कहते हैं, ये थायरोक्सिन को कहते हैं, ये थायरोक्सिन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, लास्ट क्वेश्चन है आज का, पिट्यूटरी ग्रंथि का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, पिट्यूटरी ग्रंथि का, पिट्यूटरी ग्रंथि का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है, बताइए दोस्तों। पिट्यूटरी ग्रंथि का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है, थैलेमस ग्रंथि करती है। इसी को कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, आज चलता हूँ दोस्तों। जो भाई दोस्त नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कल फिर से मुलाकात होगी इसी टाइम पे। तो चलता हूँ, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों।